आप सुन रहे हैं नीरजा मंडल की नीरू से मैडम आईएएस बनने की कहानी। देवीगढ़ में यूं तो आज का दिन देखने में रोज जैसा ही था। आसमान में सूरज निकला था, खलिहानों में लोग काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, औरतें चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और लहरिया हमेशा की तरह अपने मर्द पुरुषोत्तम से मार खा रही थी। और लहरिया की चारों बेटियां अपनी माँ को पिटता देख रो रही थी। लेकिन आज यहाँ थोड़ी ही देर में रोज से अलग कुछ होने वाला था। एक तूफान आने वाला था जिसकी किसी को खबर नहीं थी। ये तूफान यहाँ से ठीक 34 किलोमीटर दूर बूंदी के जिला कलेक्ट्रेट से सरकारी गाड़ियों के छोटे से काफिले की शक्ल में अभी अभी निकला था। इस काफिले में 3 पुलिस जीप और सबसे आगे चल रही काले रंग की बोलेरो थी, जिसके बोनट पर लगी पीतल की प्लेट पर लिखा हुआ था जिलाधिकारी बूंदी। तूफानी अंदाज में देवीगढ़ की ओर दौड़ रही ये गाड़ियां बस थोड़ी ही देर में पुरुषोत्तम चौधरी के घर पहुंचने वाली थी। पुरुषोत्तम, जो बस नाम का ही पुरुषोत्तम था, उसके कर्म किसी शैतान से कम नहीं थे। एक के बाद एक 4 लड़कियों को पैदा करने का दोष पत्नी पर लगाकर उसके साथ अत्याचार करना उसका रोज का काम था। लेकिन बीती शाम उसने हद कर दी। लहरिया फिर गर्भवती थी। पुरुषोत्तम ने उसे धमकाते हुए कहा, कान खोल कर सुन ले, अगर इस बार लड़का नहीं पैदा किया ना तो जिंदा जला दूंगा। अपनी बात का प्रमाण देने के लिए उसने लहरिया को जलती सलाखों से दाग दिया था। वो दर्द से चीखती रही। औरत मर्द के घर का मामला है ये, भला बाहर वालों से क्या? गांव में सभी ऐसा सोचते थे, इसीलिए कोई उसे बचाने आगे भी नहीं आया। लहरिया की बड़ी बेटी रूपा ने कुछ रोज पहले गांव आने वाली एक बस पर एक पोस्टर चिपका देखा था, जिसमें लिखा था, अत्याचार सहना भी अपराध है। महिलाएं किसी भी मुसीबत में हो तो तुरंत इस नंबर पे कॉल करें। हम आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। सूचना द्वारा जिलाधिकारी बूंदी। रूपा ने न जाने क्या सोचकर वो नंबर अपनी कॉपी में लिख लिया था। आज अपने पिता का ऐसा शैतानी रूप देखकर उसने कुछ तय किया। वो छिपकर अपनी सहेली के घर जा पहुंची और उसके फोन से वही नंबर डायल कर दिया। इसका अंजाम क्या होने वाला था, इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। देवीगढ़ की ओर दौड़ रही बोलेरो में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर हल्के आसमानी रंग की कलफ लगी सूती साड़ी पहने बैठी थी बूंदी की जिलाधिकारी डीएम मैडम, जिनके तमतमाए चेहरे पर अजीब से भाव थे जो किसी की भी हालत खराब कर सकते थे। और तेज चलाओ श्यामलाल, हम लोग टहलने नहीं, क्राइम रोकने निकले हैं, डीएम ने ड्राइवर को डांटते हुए कहा। मैडम का निर्देश पाते ही श्यामलाल ने एक्सीलेटर पर रखे पैर को पूरे जोर से दबाया। बोलेरो सर पर धूल उड़ाती देवीगढ़ की तरफ भागती रही। सूरज बिल्कुल सिर पर पहुंच चुका था जब ये सारी गाड़ियां पुरुषोत्तम के घर के सामने तेज आवाज के साथ रुकी। वो अभी अभी पत्नी को पीटकर शराब की बोतल खोलकर बैठा ही था कि तभी घर के ठीक सामने कई गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनकर वो तुरंत बाहर आया। उसकी आंखों में कई सवाल थे। इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछता, डीएम की कड़कड़ाती आवाज गूंजी, तुम ही हो पुरुषोत्तम चौधरी? हमारे सिवा यहाँ कौन चौधरी है? हम ही हैं पुरुषोत्तम चौधरी, समझी? पुरुषोत्तम लड़खड़ाती आवाज में बोला। आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है। तेरी चौधराहट निकालेंगे अब। ये बोलकर डीएम ने दांत पीसते हुए एसपी को आदेश दिया, अरेस्ट हिम इमीडिएटली। अगले ही पल पुरुषोत्तम के हाथों में हथकड़ी थी और उसका नशा उतर चुका था। वो चिल्लाते हुए बोला, अरे आप लोग कौन है भाई? हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमने क्या किया है? उसके चिल्लाने को नजरअंदाज करके डीएम मैडम ने घर में घुसते हुए कहा, रूपा कहाँ है? रूपा और उसकी 3 छोटी बहनें इस पुकार पर सामने आई। तुम रूपा हो? फोन तुमने ही किया था? डीएम मैडम की आवाज बिल्कुल बदल गई थी। अब उसमें माँ की ममता और बड़ी बहन सा प्यार सुनाई दे रहा था। रूपा ऐसी तसल्ली भरी आवाज सुनकर रोने लगी और बोली, जी मैडम जी, हमने ही फोन किया था। हमें डर है कि बाबा कहीं मेरी माँ को मार ही न डाले, इसीलिए। रूपा चुप हो गई। पुरुषोत्तम उसे जलती आंखों से घूर रहा था। उसको सारा मामला समझ में आ गया था। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हमें बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? मैडम ने उसे आश्वस्त किया। रूपा ने अंदर के कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ लहरिया अपने शरीर पर पड़े चोटों के तमाम निशान साड़ी में छिपाते हुए चूल्हे के सामने बैठी थी। अम्मा के पैर में बहुत दर्द है, बाबा ने कल वहीं जलाया था। रूपा ने रोते हुए कहा, मैं तेरी जबान काट दूंगा।
ये चिल्लाते हुए पुरुषोत्तम गुस्से में रूपा पर झपटा और तभी वहाँ जैसे कोई बिजली कड़की। डीएम मैडम का हाथ तेजी से उठा, एक झन्नाटेदार थप्पड़ पुरुषोत्तम के गाल पर पड़ा और वो 440 वोल्ट के झटके के साथ जमीन पर दूर जा गिरा। सब हैरान रह गए। डीएम ने झुककर पुरुषोत्तम का गिरेबान पकड़ा और उसे तकरीबन खींचते हुए कहा, खबरदार, जो अब ये गलती की, अगर तुमने अपनी पत्नी और बच्चियों पर अब गलती से भी हाथ उठाया ना तो हाथ कटवा दूंगी तुम्हारे। ले चलो इसे और तुम सब भी चलो। इतना कहकर डीएम तेज चाल से चलती हुई बोलेरो की अगली सीट पर जा बैठी। एसपी ग्रामीण ने लहरिया को भी चारों बच्चियों के साथ चलकर जीप में बैठने का इशारा किया। घर के बाहर गांव वाले तमाशबीन की तरह आकर खड़े हो गए थे। अपनी औरत को मारने पर जेल जाना वो पहली बार देख रहे थे। ऐसे खतरनाक तेवर वाली लेडी आईएएस भी उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। डीएम ने एक आदमी को इशारे से पास बुलाया और कागज के पर्चों का एक पुलिंदा उसके हाथ में पकड़ाया और कहा, इसे गांव के हर एक घर, हर दुकान के बाहर लगा दो। ये वही पोस्टर्स थे जिस पर डीएम का पर्सनल नंबर लिखा था। गाड़ियां जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से बूंदी की तरफ वापस दौड़ पड़ी। कुछ घंटों के अंदर ही पुरुषोत्तम लॉकअप में था। अगले दिन के सारे अखबार जिलाधिकारी बूंदी की प्रशंसा से भरे हुए थे। महिलाओं की सुरक्षा के मसले को लेकर ऐसी औचक कार्यवाही शहर में पहले कभी नहीं हुई थी। आईएएस नीरजा मंडल का नाम हर जगह छाया हुआ था। एक दबंग जिलाधिकारी का रुतबा देख के हर क्रिमिनल सहमा हुआ था। लेकिन नीरजा की इस पद तक, इस रुतबे तक पहुंचने की कहानी बहुत कम ही जानते थे कि कितनी जहमत, कितनी मुश्किलों, बाधाओं को पार करते हुए वो यहाँ तक पहुंची थी। ये पद उसने महज एक एग्जाम देकर नहीं पाया था, बल्कि ये तो उसके पूरे अब तक के जीवन का संघर्ष था, जो अभी अनुभव बन के बोल रहा था। नीरजा अपने ऑफिस में बैठी कुछ पुरानी यादों में ही खोई थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल रिसीव की। उधर से बेहद नरम लेकिन मर्दानी आवाज आई, ये क्या नीरू, तुमने अपना पर्सनल नंबर पोस्टर में लिखवाकर शहर भर में बांट दिया है? हाँ, डीएम मैडम ने कहा। लेकिन ऐसे किसी ने तुम्हें बिना वजह ही परेशान करना शुरू कर दिया तो? इससे तुम्हारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। जिलाधिकारी के ऑफिस का नंबर भी तो होता है। उधर से आवाज आई। इस बार डीएम मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ होता है, लेकिन मैं उन सब तक सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ जिन्हें मेरी तुरंत जरूरत हो। इस पोजीशन तक पहुंचने के पीछे यही तो मकसद था मेरा। जानते हो ना नवल, 28 साल बीत गए हैं लेकिन कहीं कुछ भी नहीं बदला है। एक लड़की के लिए ये दुनिया अभी भी उतनी ही कठोर है, बुरी है जो मैंने देखी थी। घर बाहर हर तरफ उन्हें वैसे ही लड़ना पड़ रहा है। मैं इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी हूँ बस। बात पूरी करते करते डीएम की आवाज भर आ गई थी और आंखों में आंसू छलक आए थे। ये सुन दूसरी तरफ फोन करने वाला बड़े प्यार से बोला, That's why I love you and I'm really proud of you, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस नीरजा मंडल। डीएम ऑफिस के बाहर नेम प्लेट पर यही नाम लिखा जगमगा रहा था, नीरजा मंडल, जिलाधिकारी बूंदी। एक बेहद थका देने वाली दिनचर्या के बाद ऑफिस में बैठी नीरजा ने सिर अपनी कुर्सी की पुश्त पर टिकाया और आंखें मूंद ली। आगे अभी एक लंबा सफर शुरू होने को था, लेकिन पीछे बीत चुका अतीत मानो आज भी उंगली थामे साथ चल रहा था। नीरजा कहां से आई थी और कहां पहुंच गई थी, लेकिन समय तो जैसे आज भी 28 साल पहले की उसी रात के आसपास ही रुका हुआ था, जिस रात को बेलवा गांव में 50 साल बाद तूफानी बारिश हो रही थी। आखिर 28 साल पहले क्या हुआ था उस रात को? क्या है नीरजा के यहाँ तक पहुँचने की कहानी? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।